India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून यानी कि आईपीसी धारा 124A को स्थगित रखने का दिया अंतरिम आदेश। पहले से दर्ज मामलों में भी कार्रवाई पर रोक। फैसले पर सरकार ने जताई आपत्ति। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, संविधान के लक्ष्मण रेखा का हो सम्मान। वैवाहिक रेप मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट के जज एक मत नहीं। अब 3 जजों की बेंच सुनेगा केस। जजों में कानून के प्रावधानों को हटाने को लेकर था मतभेद। सुप्रीम कोर्ट में भी की जा सकती है अपील। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर लगातार 3 दिनों तक चली बहस के बाद कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। मां श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे से जुड़ा मामला 12 मई को फैसला आने की है उम्मीद। और तेलंगाना हाई कोर्ट ने न्यायिक कार्रवाई को बताया सर्वोपरि। कहा, न्यायिक कार्रवाई नहीं होने पर टूट जाएगी लोकतंत्र की इमारत, अराजकता का होगा राज। India Legal presents Courts Roundup. तो सबसे पहले बात करते हैं राजद्रोह से जुड़े कानून की। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए देशद्रोह कानून पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा कि जब तक केंद्र द्वारा कानून की समीक्षा पूरी नहीं हो जाती, तब तक देशद्रोह का कोई भी मामला दर्ज नहीं होगा। उधर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कहा कि पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर रैंक के अधिकारी को राजद्रोह के आरोप में दर्ज प्राथमिकियों की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि राजद्रोह के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करना बंद करना सही नहीं है, क्योंकि ये प्रावधान एक संज्ञेय अपराध से संबंधित है और 1962 में एक संविधान पीठ ने इसे बरकरार रखा था। अंतरिम आदेश के बाद कानून मंत्री ने न्यायपालिका को लक्ष्मण रेखा पार नहीं करने की भी नसीहत दे डाली। देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे देशद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर फिलहाल रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को कहा है कि जब तक आईपीसी की धारा 124A की पुनर्विचार प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, राजद्रोह के नए केस दर्ज न हो। कोर्ट में पहले से दर्ज मामलों में भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने साथ ही कहा कि इस दौरान केंद्र सरकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश दे सकती है। वहीं इस धारा में जेल में बंद आरोपी भी जमानत के लिए अपील कर सकते हैं। सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने ये भी आदेश दिया है कि इसके बाद भी यदि कोई नया केस दर्ज किया जाता है तो पीड़ित पक्ष कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। निचली अदालतों से भी अपील है वो पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए मांगी गई राहत की जांच करें। गौरतलब है कि कपिल सिब्बल ने कोर्ट में जानकारी दी है कि देशद्रोह कानून के तहत देश भर की जेलों में 13,000 लोग आज तक बंद हैं।
केंद्र ने कहा कि जहां तक लंबित मामलों का सवाल है, संबंधित अदालतों को आरोपियों की जमानत पर शीघ्रता से विचार करने का निर्देश दिया जा सकता है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने 152 साल पुराने राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दायर किया था। वहीं कोर्ट ने केंद्र को राजद्रोह कानून के प्रावधानों पर फिर से विचार करने का वक्त दिया था। इसके पहले सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आईपीसी की धारा 124A पर रोक न लगाई जाए। हालांकि उन्होंने ये प्रस्ताव दिया है कि भविष्य में इस कानून के तहत एफआईआर पुलिस अधीक्षक की जांच और सहमति के बाद ही दर्ज की जाए। केंद्र ने कहा, संज्ञेय अपराध को दर्ज होने से नहीं रोका जा सकता है। कानून के प्रभाव पर रोक लगाना सही नहीं हो सकता। इसलिए जांच के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी होना चाहिए। मामला तभी दर्ज हो जब वो कानून के तहत तय मानकों के अनुरूप हो। तुषार मेहता ने कहा कि देशद्रोह के लंबित मामलों की गंभीरता का पता नहीं है। इनमें शायद आतंकी या मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल है। वो कोर्ट में विचाराधीन है और हमें उनके फैसलों का इंतजार करना चाहिए। केंद्र ने ये दलील भी दी कि कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा बरकरार रखे गए देशद्रोह के प्रावधानों पर रोक लगाने के लिए आदेश देना सही तरीका नहीं हो सकता है। उधर केंद्र ने पुनर्विचार के दौरान लंबित मामलों पर रोक लगाने का विरोध किया। अंतरिम फैसले के बाद कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हमने अपनी स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी की मंशा के बारे में भी कोर्ट को बता दिया है। हम कोर्ट और इसकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा है जिसका लोकतंत्र के सभी अंगों को सम्मान करना चाहिए। One thing I must say is that we respect the court, we respect the independence of the court, but there are things which is called Lakshman Rekha. All the organs of the state must respect each other and also to practice our respect in letter and deed. Whatever we say, whatever we do, we have to ensure that we respect the provisions of the Constitution of India as well as all the existing laws. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत 5 पक्षों की तरफ से देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई थी। मामले में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आज के समय में इस कानून की जरूरत नहीं है। इस मामले की सुनवाई सीजेआई एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच कर रही है। इस बेंच में जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी और जस्टिस हिमा कोहली भी शामिल हैं। दरअसल देशद्रोह के मामलों में धारा 124A से जुड़ी 10 से ज्यादा याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले पर वकीलों की क्या राय है, उसे भी जान लेते हैं। जो ऑर्डर अभी सामने सुनने में आया है कि साहब सेक्शन 124 की 124A की एप्लीकेशन पे स्टे लगा दिया है। इसका मतलब ये है कि जो 528 जो स्टेट प्रोसिक्यूशंस हैं सेडिशन के लिए, उनमें जितने भी डेटिन्यूज हैं उनकी इमीडिएटली इंटरिम बेल अदालतें दे देनी चाहिए, क्योंकि जब प्रोविजन पे ही स्टे लग गया तो एक्यूज्ड कस्टडी में क्यों रहे। तो ये कदम इमीडिएटली जो है उठाने चाहिए और जहां जहां मुलजिमों के केस हैं, चाहे हाई कोर्ट में अपील में है या ट्रायल कोर्ट में है, उनको इमीडिएटली आज शाम तक या जैसे कल शाम तक इन सारे एक्यूज लोगों को इंटरिम बेल देके मुचल के लेके छोड़ देना चाहिए जब तक सुप्रीम कोर्ट इस इशू को सेटल करे। सुप्रीम कोर्ट ने एक आज अहम ऑर्डर पास किए कि आज के बाद कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राजद्रोह का गुनाह रजिस्टर नहीं कर सकती। दूसरी अहम बात आज यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बात इन प्रिंसिपल मान ली कि इस राजद्रोह का इस्तेमाल कई सरकारों ने गलत तरीके से किया है, अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को दबोचने के लिए किया है, और इसीलिए इसका मिसयूज अवॉइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स के सुझाव दिया है,
जिसमें एक सुझाव ये भी है कि बिफोर रजिस्टरिंग एनी एफआईआर, कोई भी व्यक्ति के खिलाफ फिरियाद राजद्रोह के दर्ज होने के पहले सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस की प्रायर परमिशन जरूरत है। ये कानून एक ऐसा था जिससे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को बहुत ही उस पे दबाव पड़ता था। फ्रीडम ऑफ स्पीच के बहुत से केसेस उसके अगेंस्ट 124A के तहत हो रहे थे, इसलिए ये होल्ड पे रखना एक मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया है, क्योंकि उन्होंने सेंटर ने एफिडेविट दिया था कि वो इसको रिविजिट करना चाहते हैं, तो सेंटर को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि वो बिल्कुल ओपन माइंड से इसको रिविजिट कर सकें। और अब खबर मैरिटल रेप को लेकर। मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने पर दिल्ली हाईकोर्ट के 2 जजों ने अलग अलग राय दी है। एक जज ने पति की तरफ से पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाने को अपराध माना है, जबकि दूसरे जज ने कहा है कि कानून में इसे बलात्कार के दायरे से बाहर माना गया है, इसे बदलने की जरूरत नहीं है। अब बड़ी बेंच मामले की सुनवाई करेगा। वैवाहिक रेप अपराध है या नहीं, इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के 2 जज वैवाहिक रेप मामले पर एकमत नहीं थे। इसकी वजह से अब इस मामले को 3 जजों की बेंच को सौंप दिया गया है। इसके साथ ही वैवाहिक रेप का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। वैवाहिक रेप मामले पर सुनवाई कर रहे जस्टिस राजीव शगधर और जस्टिस हरिशंकर के विचारों में कानून के प्रावधानों को हटाने को लेकर मतभेद था, इसलिए इसे बड़ी बेंच को सौंपा गया है। पीठ ने याचिकाकर्ता को अपील करने की छूट दी है। जानकारी के मुताबिक जस्टिस राजीव वैवाहिक रेप को अपराध की श्रेणी में रखने के पक्ष में थे, वहीं जस्टिस हरिशंकर इस पर एकमत नहीं थे। जस्टिस राजीव का कहना था कि पत्नी से बिना इच्छा के शारीरिक संबंध बनाने पर पति पर क्रिमिनल केस होना चाहिए। वहीं हरिशंकर ने इस विचार से सहमति जाहिर नहीं की। जस्टिस राजीव शंकधर ने अपने फैसले में माना कि वैवाहिक बलात्कार के अपराध से पति को छूट असंवैधानिक है, इसलिए उन्होंने धारा 375 के अपवाद 2, 376B IPC को अनुच्छेद 14 के उल्लंघन में माना और रद्द कर दिया गया। हालांकि जस्टिस सी हरिशंकर ने कहा कि वो जस्टिस शंकधर से सहमत नहीं है। उन्होंने माना कि धारा 375 का अपवाद 2 संविधान का उल्लंघन नहीं करता है, ये विवेकपूर्ण अंतर और उचित वर्गीकरण पर आधारित है। जस्टिस राजीव शंकधर और जस्टिस सी हरिशंकर की पीठ ने आदेश को 21 फरवरी को सुरक्षित रख लिया था। उन्होंने आज फैसला सुनाया। दोनों जजों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील का प्रमाण पत्र दिया और कहा कि फैसले में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट को ये तय करना था कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित किया जा सकता है या नहीं। वैवाहिक रेप मामले में पहले केंद्र सरकार ने मौजूदा कानून की तरफदारी की थी, लेकिन बाद में यू टर्न लेते हुए इसमें बदलाव की वकालत की। हाईकोर्ट ने 21 फरवरी को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्र सरकार ने 2017 के हलफनामे में वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण की मांग वाली याचिका का विरोध किया था, जबकि सरकार ने 12 जनवरी 2022 को दाखिल अपने नए हलफनामे में कहा कि उन्होंने विभिन्न हितधारकों से सुझाव मांगे हैं, क्योंकि सरकार आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधन करने की प्रक्रिया में है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में 2015 में गैर लाभकारी RIT फाउंडेशन, अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ और 2 व्यक्तियों द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने भारतीय बलात्कार कानून में अपवाद को इस आधार पर समाप्त करने की मांग की थी कि ये विवाहित महिलाओं के साथ भेदभाव करता है, उनके पतियों द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट APN। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी के सिविल कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद तीसरे दिन सुनवाई खत्म हुई। कल इस प्रकरण को लेकर कोर्ट के समक्ष कोर्ट कमिश्नर और वादी पक्ष की गहमागहमी के बीच सबने अपने अपने विचार रखे। मां श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट द्वारा नामित कोर्ट कमिश्नर को बदलने के मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में सुनवाई हुई। मामले में हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने है। कोर्ट के सर्वे के आदेश के बाद मस्जिद में सर्वे के लिए 2 दिन टीम पहुंची, लेकिन सर्वे नहीं हो पाया। इसे लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया कि मस्जिद के अंदर काफी लोग मौजूद थे।
जिन्होंने सर्वे को ठीक से नहीं होने दिया। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सर्वे के नाम पर मस्जिद की दीवारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। अब मामला कोर्ट में है, जिसे लेकर फैसले का इंतजार है। कोर्ट के आदेश के बाद ही आगे सर्वे किया जाएगा। इस मामले में एक पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर बदलने की भी मांग की। उनका कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक सीनियर वकील को नियुक्त किया जाना चाहिए और मौजूदा कोर्ट कमिश्नर को बदलना चाहिए। ज्ञानवापी की तरह मथुरा में भी ईदगाह के मुआयने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की गई है। इसका हम लोगों ने मांग किया है, वो चीजें तो वीडियो रिकॉर्डिंग का और कमीशन के बाद ही तो स्पष्ट होगा कि जो हमारी मांग है वो सही है कि गलत है। बिना जो है कार्रवाई के आप कैसे मान ले रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि गलत है। आने दीजिए, सारे साक्ष्य आने दीजिए बाहर। साक्ष्य आएगा, अगर मस्जिद का साक्ष्य आएगा तो हम पीछे हटेंगे, अगर मंदिर का साक्ष्य आएगा तो आप पीछे हट जाइएगा। आर्गुमेंट्स बेतर्क की बातें की गई हैं मुस्लिम पक्ष के द्वारा, जिनको हमने अच्छे से आंसर कर दिया है। करीब 2 घंटे आज और 2 घंटे कल की आर्गुमेंट का निर्णय कल आ जाएगा। उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि एडवोकेट कमीशन समय से पूरी की जाएगी। बातें पूरी की गई हैं, ताला तुड़वाया जाए, ताला खोला जाए, हमें उसकी वो नहीं है, लेकिन एडवोकेट कमीशन पूरी करने के लिए हमें तहखाने में ले जाएगा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायिक कार्रवाई की पवित्रता कानून द्वारा शासित समाज के लिए सर्वोपरि है, अन्यथा लोकतंत्र की इमारत ही टूट जाएगी और अराजकता का राज होगा। जस्टिस पी नवीन राव और जस्टिस एमजी प्रियदर्शी ने कहा, किसी व्यक्ति को सविनय अवमानना, जानबूझकर अवज्ञा का दोषी ठहराना परम आवश्यकता है। क्या अवमानना का आचरण सोचा समझा और जानबूझकर किया गया है? इस पर रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और परिस्थितियों का आकलन करके विचार किया जा सकता है। अनिल रातक सरकार बनाम हीरक घोष और अन्य मामलों पर भरोसा करते हुए अदालत ने कहा कि इसमें कोई लापरवाही नहीं बरती जा सकती, अन्यथा अदालत की गरिमा मजाक का विषय हो जाएगी। कोर्ट ने कहा, अदालत के आदेशों की अवज्ञा कानून के शासन की जड़ पर प्रहार करती है, जिस पर न्यायिक प्रणाली टिकी हुई है। मामले में आरोप लगाया गया था कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई डिक्री के बावजूद अपीलकर्ताओं ने कुछ वाद अनुसूचित संपत्तियों को बेच दिया और कुछ और को अलग करने की कोशिश की। एक अंतरिम आवेदन दायर किया गया, जिसमें प्रतिवादियों के खिलाफ सूट शेड्यूल संपत्तियों को अलग नहीं करने के लिए निषेधाज्ञा देने की प्रार्थना की गई। जब आवेदन विचार के लिए आया, ये ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता सूट शेड्यूल संपत्तियों को बेच रहे थे, डिवीजन बेंच ने प्रतिवादियों अथवा अपीलकर्ताओं को वनरोपण सर्वेक्षण संख्या में भूमि से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज को निष्पादित करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा दी। इस अवमानना मामले के माध्यम से याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि निचली अदालत द्वारा दिए गए आदेश और अंतरिम आदेशों का उल्लंघन करते हुए प्रतिवादी ने 177 वर्ग गज जमीन बेचने का फैसला किया। यह तर्क दिया गया था कि उक्त कार्य जानबूझकर किया गया था और न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया और इस प्रकार अदालत की अवमानना की गई। न्यायालय ने कहा कि एक बार न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के बाद आदेश का पालन किया जाना चाहिए। अदालतों की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2B नागरिक अवमानना को परिभाषित करती है, जिसका अर्थ है किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अदालत की अन्य प्रक्रियाओं की जानबूझकर अवज्ञा या अदालत को दिए गए शपथ पत्र का जानबूझकर उल्लंघन। यह नोट किया गया कि मौजूदा मामले में पेश की गई माफी ईमानदार और वास्तविक नहीं थी। यह केवल न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा के परिणाम से बचने के लिए दी गई थी। कोर्ट ने कहा, अवमाननाकारियों ने अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया और उन्हें दिए गए पहले अवसर पर माफी मांगी। ऊपर बताए गए अवमानना के आचरण को उनकी माफी पर विचार करते समय अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ये गलत की पूर्ण और स्पष्ट स्वीकृति के बराबर नहीं है। ये बिना किसी ईमानदारी के की गई कागजी माफी है और ये खोखली है। कोर्ट ने यह देखते हुए कि अवमानना करने वालों के व्यवहार में कोई पछतावा नहीं है, अपराध की गंभीरता को देखते हुए उन्हें अवमानना का दोषी ठहराया और उनकी माफी को खारिज कर दिया गया। तो कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। इंडिया
India Legal presents Courts Roundup.